नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं डॉक्टर नाज फाउंडेशन से डॉक्टर इंतखाब परवेज। आज हम एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से संबंधित एक गंभीर मसले पे हम लोग बात करेंगे। जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं समाज के अंदर, देश में, कि इसकी मान्यता क्या है और मान्यता के पीछे क्या है, इसका भविष्य क्या है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। तो इस पे हम समझते हैं कि बात करना बहुत ज़रूरी है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की रिकॉग्नाइजेशन की बात करें या उसके संवैधानिक अधिकार की बात करें, या जो हम लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये इसका अधिकार प्राप्त है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रमोशन, डेवलपमेंट, रिसर्च, एजुकेशन एंड प्रैक्टिस के लिए, तो वास्तविकता क्या है उसकी। और साथ ही हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अलावा जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने भी जो अपना आदेश दिया था उसकी भी आदेश की बात करेंगे और उसके लेटर को भी हम साझा करेंगे। साथ ही हम ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो बोर्ड है या काउंसिल है वो कैसे और किस प्रकार से हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक या जो उसके स्टूडेंट्स हैं या जो आम लोग हैं उसके बारे में क्या उस पर अपना विचार रखते हैं, क्या उसके बारे में सोचते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बोर्ड और उसके काउंसिल के उसकी कल्पना क्या करते हैं, उसके भी बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लेकर के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए कार्य कर रहे हैं। आजकल बड़ी एक विडंबना है कि जैसे ही हम लोग कोई सोशल मीडिया या फेसबुक या यूट्यूब के अंदर हम लोग कुछ भी डालते हैं तो एक बड़ी आबादी है जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति कैसी अपनी सोच रखती है, उस एक शब्द में लिख देते हैं ये लोग कि ये फर्जी है, इसका कोई मान्यता नहीं है, ये है, वो है, ऐसा है। तो फिर क्या यहाँ सवाल उठता है कि क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन किया था या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो गाइडलाइन किया था, क्या ये उसकी अवहेलना नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रमोशन, डेवलपमेंट, रिसर्च, एजुकेशन एंड प्रैक्टिस के लिए, तो क्या उसके आदेश और सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम कोर्ट के प्रति ये जिस तरह की कमेंट होती है, क्या ये कितना सही है, कितना ये बेहतर है इस तरह की कमेंट करना और उसको बिल्कुल नकार देना। और इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण होती है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ही डॉक्टर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ही संस्थापक या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ही संचालक या इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के ही लोग एक समाज में बहुत बड़ी विडंबना फैलाते हैं कि उसका मान्यता नहीं है, तो उसका बोर्ड यहाँ है, तो उसका बोर्ड का ये नहीं है, तो उसका बोर्ड का एप्लीकेशन नहीं है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसका मान्यता नहीं है। ये सब कब तक चलेगा देश में? और क्या इस तरह के व्यवहार करके हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता की लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बहुत ऊंचाई तक हम लोग पहुंचा सकते हैं? क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इसकी बहुत विकास की उम्मीद कर सकते हैं? क्या ऐसे करके किसी कॉलेज को ऊंचा दिखा के, किसी कॉलेज को उसका बुराई करके, क्या किसी कॉलेज के प्रति आक्रोश पैदा करके उसके छात्रों के बीच क्या आप साबित कर सकते हैं? आप किसी संस्था का विरोध जब कर रहे होते हैं तो आप ये समझिए कि व्यक्ति विशेष की विरोध करते करते आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपमानित करने लगते हैं, क्योंकि सामने सिर्फ बुराई उस व्यक्ति की नहीं होती है बल्कि पूरी चिकित्सा पद्धति की होती है। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है हमारी, जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से लोग जुड़े हुए लोग हैं वो खुद भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की सम्मान करें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के सम्मान करते हुए वो आम जनमानस से भी सम्मान की उम्मीद करें। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप खुद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का विरोध करें, किसी संस्था का विरोध करें और आप ये सोचें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सम्मान मिलेगा। ये बिल्कुल संभव नहीं है देश में। इसलिए मुझे पुनः फिर से मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के तमाम साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि किसी भी संस्था के प्रति आप दुष्प्रचार ना करें, किसी को अपने बहकावे में ना लाएं, किसी को आप उसको किसी तरह की बात उलूल झुलूल की बातें करके कि उसकी मान्यता नहीं है, उसका बोर्ड का ऑफिस नहीं है। आप सबसे पहले ये बताइए कि किस तरह की मान्यता की बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता की बात की जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष में सिर्फ एक राजस्थान गवर्नमेंट है जहाँ पे इसकी मान्यता है, और राजस्थान गवर्नमेंट के अलावा आप खुद बताइए कहाँ पे इसकी मान्यता है और क्या चाहते हैं। ये छोटी छोटी संस्थान जो है भारत में जो काम कर रही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा प्रचार प्रसार की, अगर यही संस्थानें अगर काम ना करें, यही संस्थान अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रचार प्रसार ना करें, ये सीखने सिखाने की काम ना करें, पढ़ने पढ़ाने की बात ना करें,
तो फिर क्या चिकित्सा पद्धति का विकास होना संभव है? क्या हमारा यही सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए कहा था कि आप प्रमोशन डेवलपमेंट रिसर्च करो? किस चीज का रिसर्च करो? और जब अब हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को मजबूत नहीं करेंगे, अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर हम किस चीज की मान्यता की बात करेंगे? कौन सी पद्धति की मान्यता हम लेंगे? किस प्रकार की मान्यता देगी सरकार? और हमारे ऊपर गवर्नमेंट क्यों खर्च करेगी? बहुत कुछ बातें हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लेकर के बहुत सारी विडंबना है, जिसको आज हम लोगों को कंसेप्ट इसको सही करने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें हैं एक दूसरे संस्था के प्रति। आप बताओ कौन सी बोर्ड है, कौन सी काउंसिल है? जो लोग भी चला रहे हैं या तो एनजीओ से चला रहे हैं, ट्रस्ट सोसाइटी से चला रहे हैं, वही चीजें सेम चीजें। पूरे भारत में 3 तरह के एनजीओ हैं। एक कंपनी बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं। अब 3 तरह के एनजीओ में ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, सेक्शन 8 हो गया। इन तीनों से ही संबंधित जिनका भी बोर्ड या काउंसिल होगा, आप बोर्ड नाम दे दो, काउंसिल नाम दे दो। अब इसके सारे समावेश में आप क्या देखना चाहते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को? इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो लोग भी काम कर रहे हैं आज के डेट में भारतवर्ष में, जितने लोग भी काम कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में, वो काफी बेहतर कर रहे हैं। सारे जो भी चिकित्सा पद्धति की प्रचार प्रसार के काम कर रहे हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन सही हैं और सारे ऑर्गेनाइजेशन आज भी सही हैं। और जो सालों से करते आए, जो सालों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जिन्होंने आज तक यहाँ ला कर आया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जिनको ने अपनी मेहनत से और अपने पसीने से सिंचाई किया और यहाँ तक पहुँचाया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को, आज 2026 में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, तो कहीं न कहीं उनकी बहुत सारी कुर्बानियां हैं, बहुत सारी उनकी मेहनतें, उनकी बहुत पसीने बहे होंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आज आप तक पहुंचाने में। इसलिए पूरे देशवासियों से, पूरे देश के तमाम जो लोग भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जानते हैं या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से प्रभावित हैं, उन सब से मैं पुनः फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि अपनी ही चिकित्सा पद्धति का हम लोग खुद ही सम्मान देना पड़ेगा। एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे का आलोचना करना, याद रखिएगा, आप किसी का आलोचना करते हैं, किसी संस्था का आलोचना करते हैं, किसी व्यक्ति का आलोचना करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जो संबंध रखा है, तो याद रखिएगा आप व्यक्ति का संबंध आलोचना कितना किए ये तो अलग बात है, लेकिन आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को भी उसके आलोचना में डाल दिए। और बाद में अंत में यही सवाल खड़ा होता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सही में ऐसे है क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भविष्य नहीं है? और ऐसा अगर होता रहा तो बताइए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कौन जुड़ेगा? कौन अपने बच्चा को पढ़ाएगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में? कौन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लिए काम करेगा? किसको काम करना है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में? आप खुद सोचिए ना, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आखिर कौन लोग आएंगे काम करने के लिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की हमें खुद सम्मान देना होगा, तभी जाकर के हम सरकार से सम्मान की बात कर सकते हैं, उसकी रिकॉग्नाइजेशन की बात कर सकते हैं, मान्यता की बात कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट कह दिया कि हम जो है आप अपनी प्रचार प्रसार करते रहिए, जब सरकार को लगेगा मान्यता देगा। अब देखिए, अगर ये कुछ किसी को भी कुछ भी बोल देना है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लेकर के, आज हम कुछ साझा करते हैं आप लोगों के बीच। साझा ये करते हैं कि सबसे पहले चीज तो हम ये यहाँ पे बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के अंदर जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हम सबको जानना बहुत जरूरी है, जिसको हम आज साझा करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक निर्णय आया था, वो निर्णय में आप देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ऊपर किसी प्रकार की कोई बैन नहीं है। और साथ ही इस पेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, टू द इफेक्टेड दैट देयर इज नो बैन ऑन द मेडिकल प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, है ना। यानी इसके प्रमोशन डेवलपमेंट रिसर्च के लिए संवैधानिक अधिकार हैं। तो क्या हम लोग इस पे काम नहीं कर सकते हैं? और इस तरह की कमेंट करना कि इसकी मान्यता नहीं है तो फर्जी है, तो ये है तो ये, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का या सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो उसने संरक्षण दिया था, फिर उसके प्रति आप क्या कर रहे हैं, ये हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद एक ऑर्डर और हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक और ऑर्डर हमारे हाथ लगता है, जो ये भी एक सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड चीज डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो है यहाँ पे टोटल डॉक्यूमेंट हम दिखा रहे हैं इस पेज के अंदर, सीरियली आप देखते रहिए, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ वगैरह जैसे भी चाहिए। अगर आप लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप लोग जरूर रखिए। हमें उम्मीद है कि सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स के पास ये डॉक्यूमेंट होगा,
क्योंकि इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपके लिए प्रॉपर हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट हो या कुछ भी। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जो अभी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप काम कर रहे हैं तो आपके पास ज्ञान कितनी है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नॉलेज कितना रखते हैं आप, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में कितनी गहन अनुभव रखते हैं आप, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कितने आप डूबे हुए हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रिसर्च का आपका लेवल क्या है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए इसमें कोई डॉक्यूमेंट, किसी इंस्टीट्यूशन के डॉक्यूमेंट से ज़्यादा मजबूत डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो जो डिस्प्ले पे दिख रहा है यही डॉक्यूमेंट है। इन्हीं डॉक्यूमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी ज़रूरत है आपके नॉलेज का। जितना डीपली नॉलेज है उतना ज़्यादा आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बेहतर कर सकते हैं और आप कामयाब हो सकते हैं। ये एक ऑर्डर देखिए 2011 का फैमिली वेलफेयर का, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर का ये एक लेटर है, आप लोग ये भी देख सकते हैं। दूसरा एक लेटर और है जो 2010 का ऑर्डर था, ये भी वही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रमोशन डेवलपमेंट रिसर्च की बात कही गई थी। दोबारा जब इसमें बात हुई थी, ये समय समय पे आदेश हुए, समय समय पे इस पे परिवर्तन किए गए। ये 2003 की आदेश है। ये डॉक्यूमेंट सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक अपने पास रखें। ये बहुत काम की डॉक्यूमेंट है। जिसके पास नहीं हो इसको आप ले लें। अगर हमारा नंबर है तो आप हमसे कंसल्ट करके आप हमसे डॉक्यूमेंट ले लें। जिसको भी चाहिए आ करके ले लें। ये सब लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ प्रिंट में रखें। लेकिन गुमराह ना हो कि बोर्ड क्या है, बोर्ड में लोग कितने हैं, बोर्ड में कितने कर्मचारी है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये रखता है कि संस्था जो भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ट्रेनिंग और प्रमोशन का काम कर सकता है। एनजीओ से संबंधित ही, एनजीओ के लोग ही किसी चीज़ को प्रोत्साहित करते हैं, उसको आगे बढ़ाने में उनका सहयोग होता है। इसलिए किसी तरह का झोल झाल में नहीं आए, ठीक है। दूसरी ये भी आप एक डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, ये भी 17 फरवरी 2012 का एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। चलिए इससे भी तो बड़ी हम लोग बात कर रहे हैं। एक डिस्प्ले पे और हम कुछ दिखाने की बात कर रहे हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शासन का अनुभाग संख्या 6 में जो रखा गया था इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। फिर ये क्या है? अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की अगर हम इतना ही अगर हम लोग विरोध कर रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ साथ आप जो देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र में आप देखें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लेकर के कितनी बढ़िया एक मैसेज आई थी। आप लास्ट टाइम आप लोगों के पास भी ये लेटर होगा। ये लेटर है 9 जुलाई 2024 का लेटर है, जिसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिकॉग्नाइजेशन की बात की जा रही है। ये शासन की तरफ से लेटर जारी हुआ था। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भविष्य तो है और सरकार इस पर काम तो कर रही है। दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का एक जो गठन हुआ था उसका भी एक लेटर है। तो हम लोग कैसे इस पद्धति को लेकर के इतना हल्के में बात कर रहे हैं? ये आप देख सकते हैं एक मध्य प्रदेश की एक और लेटर है, ठीक है। तो इस पर सरकार इतने सारे चीज़ें कर रखी हैं, सरकार इतने सारे आगे बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट के इतने सारे लेटर आ चुके हैं, फिर भी हम लोग एक गलतफहमी में पड़े हुए हैं कि इसका कोई भविष्य नहीं है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ऐसा है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वैसा है। हम तो यही कहते हैं कि आप सही दिशा में काम करो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरा चीज़ आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो राजस्थान राजपत्र है, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मान्यता अभी हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता जो हुई थी राजस्थान के अंदर, उसका ये गजट देख सकते हैं। ये भी डिस्प्ले के ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एक विधानसभा में एक सवाल किया गया था श्री रतन जलधारी जी के तरफ से, जो विधानसभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने एक प्रश्नोत्तरी के दौरान उन्होंने सवाल किया था कि प्रदेश में आयुष विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, जिसका हमने डाटा यहाँ दे रखा है प्रदेश में। जिसका जवाब आता है कि प्रदेश में आयुष विभाग अंतर्गत जो है आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति तथा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति वर्तमान में संचालित है। तो ये क्या है फिर? अगर वाकई वो चीज़ें हैं तो फिर ये क्या है? फिर यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट ने फिर बोर्ड का गठन किया। अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने फोन किया। तो मैं बात करता हूँ कि राजस्थान तो भारत का ही पार्ट है ना, हमारे ही देश का एक प्रांत है, एक राज्य है। तो जब राजस्थान में इस तरह की व्यवस्थाएँ हैं तो आप बिहार के या फिर बिहार के बाहर या राजस्थान के अलावा जितने भारत में राज्य हैं, क्या उनके लिए ये चीज़ें नहीं हैं? ये भी तो देश का ही पार्ट है। इसलिए आप भ्रमित ना हो और भयभीत। और ये जागरूकता से संबंधित वीडियो है, ना तो इसमें किसी को हमने बुरा कहा ना किसी को अच्छा कहा। बाकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति क्या आप लोग विचार रखते हैं? क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियाँ, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो चिकित्सा पद्धति है, इस पे जो हम लोग रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं,
क्या ये इंस्टीट्यूशन बंद कर दिया जाए? अगर बंद कर दिया जाए तो क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, इससे देश में इसका क्या अस्तित्व बच जाएगा? ये सबसे बड़ी समझ की बात है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अस्तित्व क्या रह जाएगा। और छोटी छोटी संस्थान अगर ये प्रमोशन डेवलपमेंट रिसर्च के काम ना करें तो फिर सरकार किसको मान्यता देगी? इसलिए ये बहुत गंभीर परिस्थिति है और गंभीर परिस्थिति में एक निवेदन करना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सम्मान की बात की जाए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की परिवर्तन की बात की जाए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की उसके विकास की बात की जाए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक लीगल स्टेटमेंट तैयार करने की बात की जाए, न कि संस्था वाले ही एक दूसरे को विरोध करने में लगे। जैसे कि आज का मैं टॉपिक ही ले रहा हूँ कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सबसे बड़ा ये विडंबना है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संस्था वाले ही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी संस्था की टांग खिंचाई करते हैं। आप लोग प्लीज इस चीज को रोक लें। इससे हमारी व्यक्तिगत लड़ाई में या हमारी व्यक्तिगत द्वेष में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जो हमारा है ये अपमानित होता हुआ दिख रहा है। हम व्यक्तिगत लड़ाई में अपने पद्धति को बदनाम कर रहे हैं, अपने पद्धति को नीचा कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की विचारधारा को हमें बदलना चाहिए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जब हम आगे देखना चाहते हैं, उसको विकसित देखना चाहते हैं, उसको मान्यता भरी देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ करके इस पे जो लोग जिस लेवल से भी काम कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं, अपने लेवल पे अच्छे करते रहें, बढ़िया काम करें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रचार प्रसार ही तो हमारा सबसे बड़ा ताकत है। और सुप्रीम कोर्ट ने, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रमोशन डेवलपमेंट रिसर्च की ही तो बात कही है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भारत में मुझे जहाँ तक उम्मीद है कहीं डिग्री कोर्स नहीं होता है, इसका डिग्री प्रोग्राम ही नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। और हमारे निम्स इंस्टीट्यूशन में ऑल इंडिया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल साइंस के माध्यम से जो भी सर्टिफिकेशन होता है वो सर्टिफिकेट ही होता है। 4.5 साल का जो हम लोग सर्टिफिकेट चलाते हैं, एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं, 2 साल का जो MD नाम से जो हम लोग कोर्स चलाते हैं, वो हम लोग रिसर्च मास्टर सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं। उसके बाद इसमें डिग्री जैसी तो कोई चीज़ है नहीं, इसमें किसी को भ्रमित करने जैसी कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक अच्छी चिकित्सा पद्धति है, बेहतरीन अपना रिजल्ट रखता है, अपना प्रभाव रखता है मानव शरीर के ऊपर, उनके रोग को स्वस्थ करने में अपना प्रभाव रखता है। इसलिए एक अच्छी चिकित्सा पद्धति है और एक अच्छी चिकित्सा पद्धति को जनमानस के लाभ के लिए उसके प्रचार प्रसार करना जरूरी है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूर्णतः हर्बल चिकित्सा पद्धति है। इसलिए मुझे तमाम देशवासियों से निवेदन है, आग्रह है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सम्मान करें। जय हिंद दोस्तों, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। थैंक यू।